Good morning students. Today I will start the cell membrane. It is the outer part of the cell and cell material which is found inner side are bounded the cell membrane. यानी कोशिका झिल्ली सबसे बाहर की झिल्ली होती है। तो सेल का मैं मतलब वर्णन बता रहा हूँ कि व्हाट इज द सेल। सेल को तो मैंने बता दिया था पहले ही इंट्रोडक्शन में। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड द सेल। यानी कोशिका जो है जीवन की आधारभूत इकाई है। अब मतलब मैंने बताया था जिस प्रकार से एक एक ईंट रख के मकान की ऊंची दीवार बन जाती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में एक कोशिका दूसरी कोशिका से आपस में मिलकर के हमारे शरीर के अंगों का निर्माण करती है और उनका जैसे जैसे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है हमारे शरीर में, वैसे वैसे हमारे शरीर का आकार भी बढ़ता जाता है। मेन बात यह है कि मैंने एक दिन पिछले वीडियो में बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो ये जो बाहर का जो आवरण है, कवर है, ये सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, यानी कोशिका झिल्ली कहलाती है। किसमें कहलाती है? जंतु कोशिका में, कोशिका झिल्ली। और ये पादप कोशिका में जो है वो कोशिका भित्ति कहलाती है। सबसे बाहर का आवरण जो होता है वो कोशिका भित्ति होती है। ये ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में जो होती है वो कोशिका भित्ति होती है। ये कठोर होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है, इसका आकार निश्चित नहीं होता, बढ़ता घटता रहता है। ये कोशिका द्रव्य ज्यादा आ जाएगा तो इसका आकार फैल जाएगा और कोशिका अंदर कोशिका का जो जूस है, रस है, सैप है, वो बाहर अगर आ गया तो ये सेल जो है वो सिकुड़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि कोशिका झिल्ली में अंदर और बाहर उसके अणु जाने के लिए फ्री हैं। अंदर से बाहर भी मूव कर सकते हैं और बाहर से अंदर भी मूव कर सकते हैं। यानी अंदर के अणु जो हैं बाहर के अणु बाहर आ सकते हैं। तो ये मतलब जो है किस प्रकार से अंदर आते जाते हैं, ये कुछ सिद्धांत के ऊपर निर्भर करता है। पहले मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसका मैंने बताया था, कोशिका के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उन्हें कोशिकांग कहते हैं। और एक मैंने नाम बताया था डीएनए और आरएनए का पूरा नाम। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जब कोशिकांग के अंदर तुम एक संरचना केंद्रक पढ़ोगे उसमें ये दोनों शब्द काम में आएंगे, इसलिए इसका नाम भी याद रखना। और ये एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि डीएनए और आरएनए का पूरा नाम लिखो। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। ये जो कोशिका के बाहर का आवरण होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली कहलाती है। allows the entry and exit of the some materials, ये कुछ पदार्थों को अंदर भी जाने देती है और अंदर के जो वर्ज्य वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बाहर भी आने देती है। तो ये जो कहलाती है ये प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। ये किसके लिए तफसील करती है? कुछ आवश्यक पदार्थ हैं जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको अंदर जाने के लिए रोकती है। तो वो झिल्ली कहलाती है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। इसका क्वेश्चन भी मैं अभी रिपीट करूंगा। द सेल मेम्ब्रेन therefore is called selective permeable membrane, यानी वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। अब इसका एक क्वेश्चन यहाँ उत्पन्न होता है कि कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? तो इसका मैंने बताया था कि मतलब इसको इसलिए कहते हैं कि मतलब इसमें उपयोगी पदार्थ तो अंदर जा सकते हैं, इसके अंदर कोशिका के अंदर, और अनुपयोगी पदार्थ अनयूजफुल प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकल के भी आ सकते हैं। तो इसलिए उन्हीं पदार्थों को अंदर जाने देती है जो कोशिका के लिए यूजफुल यानी उपयोगी होते हैं। और रिक्तता के द्वारा यानी वैक्यूल्स के द्वारा, रसदानियों के द्वारा
वो पदार्थ बाहर निकल के आ जाते हैं जो कोशिका के लिए अनुपयोगी होते हैं। इसलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कोशिका झिल्ली जो है आदान प्रदान का काम करती है। तो पहले मैं एक डेफिनेशन बता रहा हूं, डिफ्यूजन यानी कि विसरण। तो विसरण क्रिया क्या है, ये देखो, सम सबस्टेंसेस लाइक O2 एंड CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। ये क्रिया विसरण की क्रिया कहलाती है। यानी इस झिल्ली के द्वारा, कौन सी झिल्ली, कोशिका झिल्ली के द्वारा गैसों के आदान प्रदान, यह गैसें कौन सी हैं, दो ही गैसें हैं, CO2 और O2। तो कोशिका झिल्ली के द्वारा गैसों के आदान प्रदान होने की क्रिया को डिफ्यूजन या विसरण कहते हैं। जैसे मतलब मैं मान लो सेंट की शीशियां फैला दूं या कोई अगरबत्ती खुशबूदार जला दूं, तो जो पीछे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वहां तक वो खुशबू पहुंचेगी। क्यों, सेंट के पार्टिकल जो है एयर के पार्टिकल में मिक्स हो जाएंगे और फ्लो जो हवा का होगा उस हवा के फ्लो के द्वारा वो उसके कण, किसके, खुशबू के कण वायु के साथ मिलकर बहेंगे और जो व्यक्ति के संपर्क में आएंगे वो उसको खुशबू का एहसास होगा। तो ये क्रिया भी क्या होती है, विसरण की क्रिया। ये O2 और CO2 की बात क्यों हो रही है, क्योंकि ये तुम्हारे आएगा जब हम सांस लेने की क्रिया होती है तो O2 जो है वो अंदर जाती है और अंदर जाकर के वो श्वास नली के द्वारा हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। तो O2 अंदर चली जाती है और CO2 बाहर आ जाती है। O2 कहां चली जाती है, अंदर चली जाती है, और CO2 कहां हो जाती है, बाहर हो जाती है। तो ये निर्भर जो करता है वो कंसंट्रेशन के ऊपर यानी सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है। यहां जो लिखा हुआ है when the level और concentration यानी कि सांद्रता, concentration of more inside the cell decrease। अगर हमारी सांद्रता ऑक्सीजन की जिधर अधिक होगी उधर से वो O2 जो है वो कम सांद्रता की ओर यानी लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगी। जैसे अगर हम ऑक्सीजन अंदर हमारे फेफड़ों में ले ली है, स्वीकार कर लिया है, तो इसका मतलब है कि बाहर की सांद्रता अधिक है। बाहर से मतलब वातावरण, यानी वो वातावरण जिस वातावरण से हम श्वसन क्रिया कर रहे हैं, यानी O2 का लेना और CO2 का निकालना। अब CO2 की उस समय सांद्रता फेफड़ों के अंदर ज्यादा होगी तो वो तो बाहर आ जाएगी। वो कहां जाएगी, CO2 बाहर आ जाएगी कोशिका झिल्ली से, और ये O2 की सांद्रता बाहर पर्यावरण में अधिक है तो वो O2 जो है वो अंदर की ओर प्रवेश कर जाएगी। तो ये क्रिया कहलाती है कि गैस एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा गैसों के आदान प्रदान होने की क्रिया को विसरण की क्रिया कहते हैं। यानी सम सबस्टेंसेस लाइक O2 और CO2, यानी O2 और CO2 जो है वो मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन में मूव करते हैं और उसी प्रोसेस को बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, उसी क्रिया को विसरण की क्रिया कहते हैं। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में अब एक सिद्धांत तो होगा तुम्हारा विसरण का, इसके द्वारा ये केवल गैसों के आदान प्रदान होगा, यानी O2 का अंदर जाना, CO2 का बाहर निकलना, यानी ऑक्सीजन का अंदर फेफड़ों तक पहुंचना और फेफड़ों से CO2 जो है श्वास नली के द्वारा नासा छिद्र के द्वारा बाहर निकलना। यहाँ केवल गैस ही काम करेगी। एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बाय ए मेम्ब्रेन थ्रू ए मेम्ब्रेन, यानी थ्रू ए सेल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड या नॉन एज डिफ्यूजन, विसरण की क्रिया कहलाती है। अब आती है एक बात, ये समझो मैंने बताई थी कि जो भी कोई भी पदार्थ हो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चलते हैं, निम्न सांद्रता की ओर बहते हैं,
ये बहते शब्द क्यों लगा है? तो पहले मैं गैसों की बात कर रहा हूँ, इसलिए गैस फ्लो होती है। तो मतलब गैस की जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उधर से वो उसके पार्टिकल मूव करेंगे किधर की ओर, जिससे जिधर लो कंसंट्रेशन यानी निम्न सांद्रता होगी उधर की ओर गमन करते हैं। किस क्रिया के द्वारा? विसरण के द्वारा। उसी प्रकार हमारी कोशिकाओं में मतलब जब अंदर प्रवेश करती है तो वहां एक सिद्धांत विसरण का यानी डिफ्यूजन का काम करता है। दूसरा सिद्धांत में लिखा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब परासरण। यहाँ लिक्विड की बात करेंगे, क्यों? लिक्विड पदार्थ भी तो हमारी कोशिका के अंदर बाह्य पर्यावरण से जाते हैं, तो वो मतलब वहां करेंगे वो परासरण की क्रिया के द्वारा यानी ऑस्मोसिस के द्वारा होगा। तो वाटर आल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। हालांकि सिद्धांत वही है, डिफ्यूजन के नियम के अनुसार पानी को जाने की अनुमति मिलती है। द मूवमेंट of water one of the flowing one molecules through such a selective permeable membrane, यानी उसी वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा पानी के अणु भी कोशिका झिल्ली में आर पार हो जाते हैं। अब इसके होने का मतलब क्या है? ये दूसरा सिद्धांत काम करेगा यहाँ परासरण का। यहाँ भी वही सिद्धांत काम करेगा। हालांकि विसरण की क्रिया तो है, विसरण की क्रिया में ये तो विसरण तो काम करेगा कहाँ? केवल गैसों के मामले में। और ये ऑस्मोसिस यानी परासरण काम करेगा लिक्विड के मामले में। यानी वाटर आल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच ए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यहाँ पर भी कोई सांद्रता काम करेगी, यानी जहां पानी की सांद्रता ज्यादा होगी वो पानी की कम सांद्रता की ओर फ्लो करेगा, यानी हाई कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। एक बात का ध्यान रखना बस, जिधर सांद्रता ज्यादा होगी उधर से चाहे गैस हो, चाहे विसरण की क्रिया हो, चाहे ये परासरण यानी ऑस्मोसिस हो, यहाँ लिक्विड की जिक्र कर रहे हैं। इसलिए जहां पानी की सांद्रता ज्यादा होगी उधर से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होगा। अब इसके पीछे मतलब कुछ ऐसे कारणात्मक प्रश्न हैं जो तुमसे पूछ ले, वहां ये दो सिद्धांत ही काम करेंगे। अगर गैसों के बारे में पूछे तो परासरण विसरण का बात करेंगे, और अगर द्रव यानी पानी जैसे पदार्थों की बात करें तो ऑस्मोसिस यानी परासरण दाब की बात करेंगे। अब इसके पीछे कुछ एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है? जैसे मान लो हमने कोई किशमिश ली, रेजिन यानी किशमिश, तुमसे ये पूछ ले किशमिश को पानी में डालने पर वह फूल जाती है, क्यों? तो एक चीज मैं बता दूं, पहले एक का प्रयोग बताऊंगा, एक्टिविटी बताऊंगा। एक्टिविटी से मतलब क्या है ये बिगाड़ रहा हूं। ये मान लो तुमने कोई एग लिया और एग लेकर के मतलब उसको मतलब ऊपर एक कवच होता है सफेद कठोर होता है, तो वो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो इसके ऊपरी लेयर पर यानी ऊपरी सरफेस पर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल करके उस कवच को हटाना, शेल को यानी कवच को हटाना। पहले हटाएंगे उसको, अब क्या HCl डाल करके, क्यों कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, चूने का पत्थर है, खड़िया है, चौक है, संगमरमर है, सबका कॉमन नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जब हटाएंगे तो तुम्हें एक अंदर जो है एग के अंदर एक मेम्ब्रेन नजर आएगी, झिल्ली। अब उस एग को लेकर के हम एक पानी से भरे पात्र में डाल देते हैं।
ये एक की मेम्ब्रेन है, यानी ये सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी, और ये वाटर है, एयर विथ मेम्ब्रेन। ये अंडा है झिल्ली साइड। अब ये क्या है? वाटर यानी पानी। अब हमने इसको अंडे को ऊपर के कवच को हटा करके किस में डाल दिया? पानी में डाल दिया। तो पानी उस झिल्ली के द्वारा क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा, यानी उस जल के बाद अंडा जो है फूल जाएगा। जल में रखने के बाद अंडा क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। फूलने का मतलब क्या होगा? चाहे नमक के सांद्र विलयन में रख दो और उसको मतलब अगर हम देखें तब वहां अंडा सिकुड़ेगा, है। दूसरी कंडीशन ये है नमक के सांद्र विलयन, यानी सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाटर। अगर हम यहां करेंगे उसी अंडे को अगर उसमें डालेंगे तो वो अंडा सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ऐसे श्रिंक यानी सिकुड़ना। अगर नमक के सांद्र विलयन में डालते हैं, जलीय विलयन में डालते हैं, किसका? सोडियम क्लोराइड नमक का जलीय विलयन, जलीय विलयन इसमें डालते हैं तो ये सिकुड़ जाएगा। अब ये दो कंडीशन तुम्हारे सामने हैं। अगर मान लो या तो फूलेगा या सिकुड़ेगा। फूलेगा कब? जब हम पानी में डालेंगे, और अगर सांद्र विलयन में रखते हैं, नमक के सांद्र विलयन में, तो वो क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। तो अब इसकी कंडीशन बता रहा हूं मैं दोनों की। दोनों की कंडीशन कैसी? यानी अंडे के कवच को हटा करके उसको पानी में डाल रहे हैं और दूसरे तरफ नमक के सांद्र विलयन में रख रहे हैं। किस में रख रहे हैं? सांद्र विलयन में। नमक का जलीय विलयन ये कैसा होगा? सांद्र, डाइल्यूट है, सांद्र। अब देखो दोनों कंडीशन समझो। यहां कह रहा हूं एग जो है स्वेल यानी फूल जाएगा, अंडा फूल जाएगा, और यहां पर अंडा जो है वो सिकुड़ जाएगा, अंडा सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन समझो। मैंने किसकी बात बताई थी? मैंने बात बताई थी कि ये जो विसरण और परासरण होता है वो कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है। वो सिद्धांत इसके तीन हैं। तीन कंडीशन में कोई एक कंडीशन काम करेगी, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ दो कंडीशन बता रहा हूं। अब अंडे को अगर कोई तुमसे पूछ ले, उंगली को अंडे का कवच हटा करके उसको जल में रख जाए तो वह फूल जाता है, क्यों? तो यहाँ पर कौन काम करेगा? विसरण का ही है सिद्धांत, लेकिन ये क्या होगा? परासरण, यानी कि ऑस्मोसिस। ये कैसे काम करेगा? देखो मैंने एक और बात ध्यान रखना, चाहे गैस हो चाहे लिक्विड हो, तो वो हाई कंसंट्रेशन से किधर की ओर चलेगा? लो कंसंट्रेशन की ओर। बस ये सिद्धांत ध्यान रखना। अब हमने पानी में रखा तो यहाँ पर जो है अंडे के अंदर भी पानी है, हालांकि दोनों ओर आएगा जाएगा। बाहर से पानी अंडे में जाएगा और अंडे से पानी बाहर आ जाएगा। पानी के अणु दोनों ओर आने जाने के लिए फ्री है, क्योंकि इनका फ्री मूवमेंट होगा। अब ऑस्मोसिस क्रिया के द्वारा क्या होगा कि मतलब ये पानी जो है वो इसके अंदर ज्यादा जाएगा, लेकिन अंदर से बाहर कम आएगा, कम, और यहाँ अधिक। परासरण की क्रिया तो होगी, क्यों? बाहर जो है तो बाहर के
पानी की सांद्रता अंदर के पानी से अधिक है। यानी सीधे सीधे ये समझ लो कि बाहर के पानी की सांद्रता तो है अधिक, बाहर के पानी की सांद्रता कैसी है? अधिक। और अंडे के अंदर यानी बाहर जो है पानी की सांद्रता अधिक, और अंदर किसके? अंडे के अंदर पानी की सांद्रता कम। अब इससे अंदाजा लगा लो, बस सिद्धांत कोई काम में रखना कि अंदर हाई कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी पानी के अणु जो हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो यहाँ पानी की सांद्रता है अधिक, कहाँ? अंडे के बाहर, और अंडे के बाहर के पानी की सांद्रता है अधिक, और अंडे के अंदर जो पानी पाया जा रहा है उसकी सांद्रता है कम। तो पानी बाहर से जो है अंदर की ओर जाएगा, तो इसका मतलब है कि अंडा जो है फूल जाएगा। यानी उबले हुए अंडे को सेल हटा करके, उसके कवच हटा करके पानी में डालें तो कुछ समय के बाद अंडा फूल जाता है। क्यों? तो उसका कारण यही है क्योंकि बाहर के पानी की सांद्रता अधिक है अंदर के पानी से, इसलिए परासरण के सिद्धांत के अनुसार मतलब जो है बाहर का पानी जो है अंदर जाएगा। पानी तो दोनों तरफ जाएंगे, बाहर से अंदर जाएगा और अंदर से बाहर आएगा, लेकिन बाहर से अंदर जाने वाले पानी की मात्रा अधिक होती है किससे? बाहर निकलने वाले पानी से, इसलिए कुछ समय बाद अंडा फूल जाता है। तो मैं सीधा सीधा क्या लिखना है कि बाहर जिस पानी में अंडा रखा हुआ है वहां सांद्रता होती है अधिक, और अंडे के अंदर जो पानी उपस्थित है वहां सांद्रता होती है कम। तो विसरण या परासरण के सिद्धांत के अनुसार जो है द्रव जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। चूंकि पानी की सांद्रता बाहर अधिक है इसलिए पानी के अणु अंदर ज्यादा जाएंगे और कम बाहर आएंगे, इसी कारण से अंडा फूल जाता है। दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी, अगर उसी अंडे को अगर हम किसमें रखें, ये सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, यानी नमक के जलीय विलयन है सांद्र अवस्था में, वहां अगर उसमें अंडा डालते हैं तो वो सिकुड़ जाएगा। तो सिकुड़ क्यों जाएगा? क्यों? कोशिका के अंदर का जो जीव द्रव्य है वो सिकुड़ने लगेगा तो अंडा सिकुड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां मैंने नमक का जलीय विलयन, नमक का सांद्र जलीय विलयन दिया, जलीय विलयन। अब नमक के साथ का जलीय विलयन और इसमें डाल दिया ये अंडा, ये नमक के साथ का जलीय विलयन है, नमक का है सांद्र, लेकिन पानी की मात्रा कैसी होगी? कम। तो पानी की सांद्रता बाहर होगी, पानी की सांद्रता बाहर की ओर कम, और अंडे के अंदर पानी की सांद्रता जो होगी वो कैसी होगी? ज्यादा। तो यहां लिख रहा हूं अंडे के अंदर पानी की सांद्रता कम, नहीं पानी की सांद्रता अधिक,
अंडे के अंदर पानी की सांद्रता अधिक। अब देखो हिसाब लगा, हाँ ये जलीय विलयन तुमने 100 ग्राम पानी ये लिया, 100 ग्राम पानी ये लिया, लेकिन इसमें 100 ग्राम की जगह तुमने 98% जल लिया। पहले वाले में तो अंडे के अंदर जो पानी है वो है, लेकिन बाहर जो है वो मान लो 95% क्या है, जल है, और प्लस 5% क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा। तो यहाँ पर जो है सांद्रता कम हो जाएगी, कम सांद्रता हो जाएगी, और अंदर जो है पानी की सांद्रता अधिक होगी। तो पानी तो मैंने कहा दोनों तरफ से अणु आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्यों, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ जा सकते हैं, लेकिन मतलब इसमें क्या होता है, जो अंडे के अंदर पानी है उसकी सांद्रता अधिक है और बाहर पानी की सांद्रता कम है। तो इस विसरण के सिद्धांत के अनुसार यानी परासरण के सिद्धांत के अनुसार ये पानी जो है वो अंडे से निकल के बाहर अधिक आएगा, लेकिन बाहर से अंदर कम जाएगा। तो बाहर से अंदर से पानी निकल रहा है तो इसका मतलब है कि वो अंडा जो है उस कारण से सिकुड़ जाएगा। अब इसके 3 सिद्धांत हैं, वो 3 सिद्धांत मैं लिखे तो दे रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में लूंगा काम में। इसके 3 सिद्धांत क्या हैं, एक तो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, वो इस आधार पर प्रश्न लगाना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक आइसोटोनिक होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तीसरा क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मैंने तुम्हें ये बताई थी क्या, मतलब वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन, 3 घटनाएं घटित हो सकती हैं। कौन कौन सी, एक हाइपोटोनिक, एक आइसोटोनिक और एक हाइपरटोनिक। तो ये कंडीशन कब आएंगी ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तुम्हें, लेकिन मतलब एक वो मैं रीजन वाला यानी किशमिश का बता रहा था क्वेश्चन, ये अक्सर ज्यादातर पूछ लेते हैं कि किशमिश को पानी में डालने पर वह फूल जाती है, क्यों। तो किशमिश यानी रेजिन, RASIN, 2 बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या था, किशमिश पानी में डालने पर फूल जाती है। प्रश्न ये है किशमिश, ये अक्सर पूछ लेते हैं प्रश्न। क्वेश्चन क्या है, किशमिश पानी में डालने पर फूल जाती है, क्यों। अब इसके आधार पर नहीं बता रहा हूं, ये तो 3 कोई कंडीशन एक हो सकती है, चाहे पौधों की जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण हो, चाहे कोई बाहर से कारणात्मक प्रश्न पूछ लें, जैसे किशमिश को पानी में डाला, यहाँ ये क्या भरा हुआ है, पानी, और यहाँ क्या है, ये किशमिश है, ये किशमिश है, किशमिश है, ये क्या हो गया, वाटर हो गया। अब तुमसे क्वेश्चन क्या किया गया था, किशमिश को पानी डालने पर वह फूल जाती है, क्यों। तो देखो उसका सीधा सा कारण ये है, बाहर जो है पानी की सांद्रता है अधिक, बाहर यानी जिस जल में डुबोया था, बाहर पानी की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता अधिक। कितनी देर होगी, देख लाइट कौन सा वो रेड बटन बीच वाले दबता है।